हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में हम चैप्टर 7 को पढ़ रहे हैं जो कि है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। उसमें हमने लास्ट क्लास में दो सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 91 और 92, जहां पर कि समन इशू किए जाते थे किस लिए, जो हमें प्रोड्यूस करवानी है कोर्ट में थिंग्स या डॉक्यूमेंट, उसके लिए। और समन हमें पता है माइल्डर फॉर्म होते हैं किसी भी चीज को के लिए, प्रोसेस के लिए। तो अब उसके बाद जो हमारा बी पार्ट है चैप्टर 7 में वो है सर्च वारंट्स। अब सर्च वारंट की बात करें, तलाशी है, यानी कि तलाशी के लिए वारंट जारी करना है। तलाशी किसकी? किसी भी थिंग्स या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब जब ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जब समन इशू करने पर कोर्ट को ये लगता है कि जो व्यक्ति है जिसके पास वो थिंग्स या डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में नहीं आएगा, तो फिर वो वारंट इशू कर सकते हैं। यही बात कहता है सेक्शन 93 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ए कि any court has reason to believe that a person to whom is summon or order under section 91 और जो requisition बनाई 92 के सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि जो टेलीग्राफ अथॉरिटीज होती है, पोस्टल अथॉरिटीज होती है, उनको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कौन कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, ये चारों में से कोई भी इशू करते हैं उनको बोलते हैं कि आपके पास जो भी टेलीग्राम, पोस्टल या फिर आपके पास लेटर या जो भी उनको उनसे रिलेटेड मैटर है वो उनके पास है और वो कोर्ट के लिए जरूरी है, तो वो उनको बोलते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आप ये दीजिए। तो अगर लगता है कि समन के बावजूद भी नहीं आएगा तो वहां पर वारंट इश्यू होता है। सेक्शन 93 यही कहता है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। तो सर्च वारंट कब इशू हो जाता है? सबसेक्शन 1 की क्लोज ए में यही बोला, जब ये लगता है कोर्ट को कि समन इशू करने के बाद, समन कहाँ इशू के? सेक्शन 91 में की चीज लेकर के आई जाए, 92 में टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि सेक्शन 91 जो होता है वो टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए सेक्शन 92 है। जबकि क्योंकि सेक्शन 92 में हमने पढ़ा था कि कोई भी कोर्ट, और इसके साथ साथ हमने इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी क्या दिया था, यहाँ पर अधिकार था कि वो ऑर्डर दे सकते हैं समन करने के लिए, ऑर्डर दे सकते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, और वही जो कोर्ट होते हैं वो समन करते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट में लाने के लिए। तो वो 91 की जो प्रोविजन है वहां पर हमने पढ़ लिया था कि टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि 92 में वहां पर 4 हमने कोर्ट्स पढ़े, मजिस्ट्रेट पढ़े, जो कि वहां उन्हें ऑर्डर देंगे कि आप जो है ये जी आपके पास है लेटर, पोस्ट कार्ड, वो लेके आएंगे। लेकिन 93 बोलता है जब लगता है कि ना समन के और ना ऑर्डर के बाद बावजूद भी ये जो व्यक्ति है जिसके पास ये थिंग या डॉक्यूमेंट है वो लेके नहीं आएगा, तो फिर कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। एनी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट इशू कर सकते हैं। क्लोज भी बोलता है जब कोर्ट को अगर ये भी पता है कि जो थिंग है, डॉक्यूमेंट है, वो नहीं पता कि किस व्यक्ति के पास है, जब व्यक्ति का नहीं पता कि किसकी पोजेशन में है, तो उसे ढूंढने के लिए भी वारंट इशू किया जा सकता है। फिर क्लोज सी कहती है जबकि कोर्ट को ये लगता है कि किसी इंक्वायरी, ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग के लिए जो कि इस कोर्ट के लिए, जो कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर देना है, सर्च वारंट करना है, वो उनको लगता है कि हमारे लिए इंक्वायरी, ट्रायल या हमारी प्रोसीडिंग के लिए ये जर्नल सर्च से हमारा काम चल जाएगा, तो वो सर्च के लिए दे देते हैं क्या, वारंट इशू कर देते हैं। फिर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि द कोर्ट में फिर थिंग्स फिट, स्पेसिफाई करेंगे वारंट में कि क्या जगह पर जाकर और किस जगह पर है, जगह के किस पार्ट पे जाके आपको जो है जो थिंग है वो डॉक्यूमेंट ढूंढना है। अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कि बताएंगे कोर्ट वारंट में कि इस जगह पर जाना है, इस जगह के इस पार्ट में जाना है और वहां जाकर के थिंग या डॉक्यूमेंट को ढूंढ के जाना है। अब यहाँ सबसेक्शन 3 में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सबसेक्शन 3 कहता है कि जो इस सेक्शन में हमने पढ़ा वो जो होगा, वहां जो इस सेक्शन में हमने पढ़ा है वो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो, फिर से हम बता रहे हैं कि जो टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी को है, सबसेक्शन 3 कहते हैं दो ही जगह वहां पर ऑर्डर दे सकते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है। यानी कि सर्च वारंट की जब बात करेंगे इस सेक्शन में, तो पोस्टल अथॉरिटी और दूसरी तरफ टेलीग्राफ अथॉरिटी की हमने बात करी, पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी, उसके लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही समन के साथ साथ, तो हमने पढ़ा था 4 लोग थे, और वो सर्च वारंट में ये 2 लोग ही इशू कर सकते हैं सर्च वारंट, ठीक है। इसके अलावा और सभी चीजें होंगी वो हमने कहा था एनी कोर्ट इशू कर सकते हैं, लेकिन एनी कोर्ट जो यहाँ पे हमने बात करी 92 के सबसेक्शन 1 के बारे में, ये पोस्टल अथॉरिटी और इसके साथ साथ टेलीग्राफ अथॉरिटी, उनमें जो होंगे वहां पर क्या, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही सर्च वारंट इशू करेंगे और कोई इशू नहीं कर सकते हैं वारंट। ये सबसेक्शन 3 बोलता है। अब सेक्शन 94 की तरफ चलते हैं कि सेक्शन 94 क्या कह रहा है।
सेक्शन 94 कहता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। मीन्स ऐसी जगह के लिए वारंट इशू करना, सर्च वारंट इशू करना जहां पर कोर्ट को ये लगता है, कौन सी कोर्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये लगता है कि वहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है मतलब जाली दस्तावेज है, या फिर कोई और चीज है इसी तरीके की। तो सबसेक्शन 1 यही कहता है पावर यहाँ पे 3 लोगों को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो 3 लोगों के पास ये पावर है कि जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिले या किसी इंफॉर्मेशन मिले कि ऐसी कोई जगह है जिसको कि इस्तेमाल किया जा रहा है चुराई हुई प्रॉपर्टी रखने के लिए या फिर वहां पे जाली दस्तावेज बनते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन किनको मिलती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम को या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। तो वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी के बाद जब उन्हें लगता है ठीक उस जगह पर जहां उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है वास्तव में स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्ज डॉक्यूमेंट है, उसके लिए वो सर्च वारंट इशू करते हैं। तो सस्पेक्टेड प्लेस होता है जहां पर उन्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है जिसको कि इस्तेमाल किया जा रहा है डिपॉजिट करने के लिए, सेल करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, किस चीज का, ऑब्जेक्शनल मटेरियल। इस सेक्शन में जिन ऑब्जेक्शनल मटेरियल को बताया गया उनके बारे में बात हुई यहाँ पर। ऑब्जेक्शन मटेरियल को डिपॉजिट करने के लिए, सेल करने के, प्रोडक्शन के लिए या स्टोलन प्रॉपर्टी को जो चुराई हुई प्रॉपर्टी है वहां पर डिपॉजिट करने के लिए रखता है। दोनों ही चीजें हैं, जो चुराई हुई प्रॉपर्टी है वहां पर डिपॉजिट की जाती है या फिर कोई ऑब्जेक्शनल मटेरियल है जो वहां पर उस जगह पर एक जगह है जिसके लिए सर्च के लिए वारंट इशू करते हैं डीएम, एसडीएम और एमएफसी। तो वहां पर डिपॉजिट किया जाता है, सेल किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है ऑब्जेक्शन मटेरियल को। अब ऑब्जेक्शन मटेरियल क्या है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल क्या है, उसके लिए सबसेक्शन 2 पढ़िए पहले। ऑब्जेक्शनल आर्टिकल को बताते हुए सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में आते हैं काउंटरफिट कॉइन मतलब जाली सिक्के, पीसीस ऑफ मेटल जो कि कॉन्ट्रावेंशन में है मतलब अगेंस्ट है मेटल टोकन एक्ट 1899 के जो प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट में जो कि मेटल होते हैं, पीस ऑफ मेटेरियल वहां पर वो बनाए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं या सेल की जाती है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में काउंटरफिट करेंसी नोट, ये तो कॉइन है, ये करेंसी नोट होते हैं। स्टैंप अगर बनती है, फॉल्स सील झूठी मोहरे झूठी सील बनती है। इसके अलावा ऑब्सकीन ऑब्जेक्ट सेक्शन 292 हमारे आईपीसी के जो बातें करता है, जो कर रहा है, जो जिन ऑब्जेक्ट्स की बात करता है उन ऑब्सकीन ऑब्जेक्ट में डील करता है वो जगह, या फिर जैसे कि सीडीज वगैरह, गलत सीडीज, ये सारी चीजें वहां पे बनती हैं। और तीसरी चीज जो लास्ट चीज हमारे पास है वो क्लोज जी में कही गई है सेक्शन 2 के कि इन सब चीजों के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल जरूरी नहीं है कि काउंटरफिट कॉइन बन रहे हो, काउंटरफिट कॉइन बनाने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट जिन आर्टिकल की जरूरत होती है वो भी अगर जगह पे बनते हैं तो उसके लिए भी जो है डीएम, एसडीएम, एमएफसी सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। तो सर्च वारंट इशू करने के लिए क्या क्या प्रोविजन है, क्या प्रोसीजर है, वो बताते हुए सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि वो इशू करेंगे, किसको करेंगे, डायरेक्ट किसको करेंगे, एक ऐसे ऑफिसर को जिनकी रैंक पुलिस कांस्टेबल से अब होगी, यानी पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के उनके ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनको वो जो है ये डायरेक्ट करेंगे कि आप जाइए, एंटर करिए उस जगह पर। और एंटर करने के लिए अगर आपको किसी की असिस्टेंट की जरूरत है तो वो हेल्प भी लीजिए और फिर उसके बाद में उस जगह को जाकर के सर्च कीजिए। सर्च कैसे करना है, जैसे वारंट में बता रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। फिर वहां जाकर के आप उस जगह की अगर आपको लगता है कि हाँ सच में यहाँ पर ऑब्जेक्शन मटेरियल है, सेल हो रही है, डिपॉजिट हो रहा है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसे पोजेशन में ले लीजिए। पहली चीज इसमें क्लोज सी में बताया, पहली चीज आप पोजेशन में ले लीजिए और दूसरी चीज पोजेशन में लेने के बाद उसे या पोजेशन में ले लीजिए या फिर उसे गार्ड कीजिए। उनको अधिकारी को बोला जा रहा है, पुलिस अधिकारी को, कि या फिर उसे गार्ड कीजिए जगह को, उस प्रॉपर्टी को, उसे रक्षा कीजिए। और जब तक कि जो उसका ऑफेंडर है जिसने की काम किया वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं चला जाता है तब तक उसकी रक्षा कीजिए उस प्रॉपर्टी की। या फिर तीसरी चीज कह रहे हैं कि ऐसा मटेरियल कि उसको तुरंत जो है उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो उसको एक ठीक जगह पर, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो, वहां जाके उसको जो है क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तीनों में से कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर इस क्लोज में ये बताया पोजेशन लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। दूसरी चीज कह रहे हैं या तो पोजेशन लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए या फिर गार्ड किया जाए जब तक ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर क्लोज डी कहती है टू कन्वे बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने लेके आने का भी काम किसका होता है, उन्हीं का, उन्हें अधिकारी को जिनको की दिया गया है ये सर्च वारंट डायरेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद में टू टेक इनटू कस्टडी एंड
कैरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन प्लेस। इसके अलावा यहाँ पर तो एक मटेरियल की बात हुई थी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वहां पर उस वक्त पता दिखाई देता है काम करता हुआ, इंडल्ज किसी भी चीज में, चाहे डिपॉजिट में, चाहे सेल में, प्रोडक्शन में, उन सबको कस्टडी में लेना और मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के आना जो उस जगह पर मिले हैं, ये काम भी उन्हीं अधिकारी का है। तो यानी कि ये हमें समझ में आ गया कि जहां पर सस्पेक्टेड मटेरियल मिलता है उसके लिए भी डीएम, एसडीएम और एमएफसी 3 लोग जो है इश्यू कर सकते हैं सर्च वारंट, लेकिन कांस्टेबल जो होंगे उनसे ऊपर के ही पुलिस अधिकारी को इश्यू किया जाएगा, ऑफिसर को इश्यू किया जाएगा और उनके पास ये अधिकार होंगे जो जिनको की पावर दिया गया, डायरेक्ट किया गया है ऐसे सस्पेक्टेड प्लेस के जाकर के सर्च करने के लिए। तो सेक्शन 95 देखते हैं वो क्या कहता है। सेक्शन 95 कहता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। सबसे पहली बात को हमें समझना है दो भागों में। पहला भाग कहता है कि कुछ पब्लिकेशंस की यहाँ पर बात हुई है उनको फॉरफिटेड डिक्लेयर करना, मतलब उनको जब्त कर लेना, और दूसरी बात उनके लिए सर्च वारंट इशू करना। तो दो चीजें इसमें होंगी। डिक्लेयर करने की पावर किसके हाथ में है कि ऐसे जो पब्लिकेशन है, किस पब्लिकेशन की बात हुई पहले तो ये समझिए। ऐसे पब्लिकेशन जिसमें की बात कर रहे हैं सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A आईपीसी की धाराओं से रिलेटेड कोई, मतलब इनसे जो इन धाराओं में जो बात कही गई है उन धाराओं की कोई भी प्रोविजन की बात अगर एप्लीकेबल होती है, मींस अगर सेडिशन से रिलेटेड, जो इससे रिलेटेड कोई बात यहाँ पर कही जा रही है उस पब्लिकेशन हुई है, या फिर कोई धर्म के विरोधी रिलीजन अगेंस्ट कुछ बात पब्लिश हुई है, या फिर कुछ ऑब्सकीन मटेरियल पब्लिश हुआ है, तो अगर ऐसी कोई भी बात पब्लिश होती है तो उस केस में उस पब्लिकेशन को, जहां पर पब्लिकेशन का मतलब हो रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ बात हो रही है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, फोटोग्राफी हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके का हो, उसको फॉरफिट करने के लिए पावर है किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि ये जो आईपीसी की प्रोविजन हमने बताए, इन प्रोविजन से रिलेटेड, इन प्रोविजन में जो बात कही गई है, ऐसे अपराधों से रिलेटेड कोई भी बात किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, या किसी भी बुक में, किसी भी जगह पर, मैगजीन में पब्लिश हुई है, तो वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकाल करके, रीजन बता करके कि उनकी ओपिनियन क्यों है कि इसे फॉरफिटेड किया जाना चाहिए, उसको फॉरफिटेड कर सकते हैं। और जब फॉरफिटेड होगा तब जो पुलिस ऑफिसर है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर रैंक नहीं बताई, कोई भी पुलिस ऑफिसर जाके उस डॉक्यूमेंट को सीज करके आ सकते हैं। फिर इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर है कि जब पता लगे कि इस तरह की कोई मटेरियल है तो सर्च वारंट के लिए जो मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट है यहाँ पर जो इशू कर सकते हैं वारंट, और ये जो वारंट होगा वो अथोराइज किया जाएगा ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिनकी रैंक जो होगी सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम ना हो। यानी कि ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर को जो कि सब इंस्पेक्टर है या फिर सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक पे है, उनको कोई भी मजिस्ट्रेट जो होंगे वो वारंट इशू करेंगे, जाइए और सर्च करके लाइए कि इस तरीके का डॉक्यूमेंट है। अब आपको बताया सबसेक्शन 1 में तो इतनी बात कही गई, क्या बात कही गई कि जहां पर किसी भी न्यूज़पेपर या किसी बुक में या फिर किसी डॉक्यूमेंट में जो प्रिंट किया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इनसे रिलेटेड कोई मटेरियल है, तो उस कॉपी को फॉरफिट करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर को कहेंगे, पुलिस ऑफिसर सीज करेंगे। पहले नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन निकालने के बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर जाके उसको सीज करेंगे, जब्त कर लेंगे उस कॉपी को, और यहाँ पर उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक वारंट इशू करेंगे कि सर्च वारंट इशू करेंगे ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिनकी रैंक की स्टेट सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं है, मतलब सब इंस्पेक्टर या उनसे ऊपर की रैंक के पुलिस ऑफिसर को कहेंगे कि जाकर के सर्च करके लेके आइए इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये सारा मैटर, इनसे रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, ऐसी कॉपी को लेकर के आइए। और जब हमने इस सेक्शन की बात करी तो ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में जो ऑर्डर बनता है, जो कि हमने बात करी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, मजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट है, इसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में कोई की सुनवाई नहीं चलेगी एक्सेप्ट सेक्शन 96 में हाई कोर्ट के पास जा सकता है वो व्यक्ति जिसकी के डॉक्यूमेंट, जिसकी की बुक, जिसके की न्यूज़पेपर को फॉरफिट किया गया है, अगर उसे लगता है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जो आईपीसी की इन किसी धाराओं में पड़ता हो, तो वो हाई कोर्ट के पास जाकर के अपील कर सकता है। बाकी किसी भी और कोर्ट में कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा कहता है सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी।
ठीक है। अब हमने कहा कि इस सेक्शन में जो भी बात की गई है, जो भी डॉक्यूमेंट की बात हुई है इस सेक्शन में और सेक्शन 96 में जो भी बात हुई है वो बात हुई न्यूज़पेपर और बुक। यहाँ पर मीनिंग वो आएगा जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में है। फिर डॉक्यूमेंट की जब बात करें तो मैंने बता ही दिया, कोई भी किसी भी तरीके की पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन सब डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो ऑर्डर बता दिया आपको, कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ सेक्शन 96 में ही जा सकते हैं। कहा? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो 96 भी देख लेंगे क्या आता है। सेक्शन 95 बात करता था फॉरफीचर के लिए, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी बुक या फिर किसी भी जो है न्यूज़पेपर की जिसमें कुछ भी ऐसा लगता है, जो कि हमने आईपीसी की धाराएं पढ़ी, उसमें कुछ भी ऐसा मटेरियल पब्लिश हुआ तो उसको फॉरफीचर के लिए। और ये भी कहा जो कोर्ट ऐसे आदेश देंगी या जो स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया उसके लिए किसी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन 96 कहता है हाई कोर्ट के पास जाया जा सकता है उस ऑर्डर को, उस डिक्लेरेशन को, उस फॉरफीचर को सेट असाइड कराने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी कोई भी इंटरेस्ट को जो है वो किया गया, अफेक्ट किया गया है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसको गलत इंटरप्रेट किया गया, तो व्यक्ति 2 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेके जा सकता है। अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुनवाई के दौरान कितने जजेस होंगे? तो जहां पर इसको कैटेगराइज किया गया है 2 तरीके से। पहले तो ऐसी हाई कोर्ट जहां पर 3 या 3 से ज्यादा जज हैं, और ऐसी हाई कोर्ट जहां पर 3 से कम जज हैं। तो कह रहे हैं जहां पर 3 से ज्यादा जज होंगे तो वहां पर जो होंगी, जो डिटरमाइन होंगी, वो होगा एक स्पेशल बेंच बनेगी हाई कोर्ट की, जिसमें कम से कम 3 जज होंगे, 3 जजेस होंगे हाई कोर्ट की, ऐसी स्पेशल बेंच बनेगी। और स्पेशल बेंच में 3 जज होंगे जो कि इसकी सुनवाई करेंगे इस केस की। और जहां पर 3 जजेस से कम है हाई कोर्ट में, ऐसे वहां पर स्पेशल बेंच बनेगी जिसमें हाई कोर्ट के सारे जजेस होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। कह रहे हैं कि ऐसी हाई कोर्ट जहां पर 3 से ज्यादा जजेस होते हैं तो वहां पर एक स्पेशल बेंच बनेगी जहां पर 3 जजेस होंगे और वो सुनवाई करेगी। और जहां पर सिर्फ 3 ही जज हैं या 3 से कम जज हैं तो वहां पर जितने भी जज हैं वो सभी हाई कोर्ट की जो स्पेशल बेंच बनेगी ऐसे केसेस की सुनवाई के लिए वो सब वहां शामिल होंगे। और फिर हियरिंग के दौरान वो जो कॉपी है जिसके बारे में बात की जा रही है उसको एज एन एविडेंस, एज ए प्रूफ पेश किया जाएगा, सहायता करने के लिए, देखने के लिए कि सही चीज है भी या नहीं है। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वो जो फॉरफीचर किया गया वो गलत है तो वो उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकते हैं, मतलब उस चीज को रद्द भी कर सकते हैं। फिर सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर ओपिनियन में जजेस के बीच में डिफरेंस होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात कही गई। सेक्शन 97 और 98 को भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, दोनों सेक्शन क्या कहते हैं। आज हमारी क्लास के 2 सेक्शन सेक्शन 97, 98 है। 97 को देखते हैं, सर्च ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसको भी रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा है, रॉन्गफुली कैद में रखा है। तो अब यहाँ पर भी 3 लोगों के बारे में बात की गई, कौन यहाँ पर सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। वो लोगों को जब भी लगता है, उनके पास रीजन होते हैं, वाजिब कारण होते हैं कि अगर ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया गया इस तरीके का जो कि ऑफेंस बनता है हमारे आईपीसी में, तो वहां पर उसके लिए सर्च वारंट इशू होगा उसे ढूंढने के लिए। और सर्च वारंट के बाद जब वो व्यक्ति मिल जाएगा वहां से तो उसे कोर्ट के सामने लाया जाएगा और फिर वहां पर फिर प्रॉपर ऑर्डर दिया जाएगा कि आगे इस व्यक्ति के साथ कैसे करना है, मतलब इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन करनी है, कैसे करना है, वो सब चीजें बाद में बताई जाएंगी जब सर्च वारंट के बाद वो व्यक्ति वहां पर मिल जाएगा। फिर 98 कहता है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। अगर कंप्लेन करने के बाद, कंप्लेन होने के बाद में ओथ पे यानी कि शपथ के बाद ये बात पता चलती है डीएम, एसडीएम, एमएफसी को, किसी महिला को जो कि अंडर 18 ईयर्स थी उसको जो है अनलॉफुल पर्पस के लिए या तो रॉन्गफुली डिटेन करके रखा हुआ है या फिर अबडक्ट किया गया है, भगा के ले जाया गया है, तो क्या करा जाएगा, वो एक ऑर्डर बनाएंगे, एसडीएम, डीएम और एमएफसी एक ऑर्डर बनाएंगे जिसमें उसमें ऑर्डर में होगा कि तुरंत के तुरंत उसको रिस्टोर किया जाए। और रिस्टोर करने के बाद जो उसके गार्जियन है, पेरेंट है, हस्बैंड है, उनको उसे सौंप दिया जाए। और अगर जब इसमें ये जो हमारा ऑर्डर उन्होंने बनाया है उस ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है तो फोर्स भी लगा ली जाए, ये बताता है सेक्शन 98। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी ऐसा पता चले कि किसी महिला को जो कि 18 ईयर्स से कम है
कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए रखा गया या रॉन्गफुल डिटेन करके रखा गया, अबडक्ट करा के रखा गया है, तो वहां पर ऑर्डर दिया जाता है कि उसे इमीडिएटली रिस्टोर करा करके, इमीडिएटली लेकर के वहां से आकर के उसके हस्बैंड, उसके गार्जियन, उसके पेरेंट एज अ केस में भी उन्हें सौंप दिया जाए, और कंप्लायंस की लेकर फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी लगा लिया जाए, ऐसा सेक्शन 98 कहता है। और पावर दी गई है दोनों ही सेक्शन में, डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। Thank you so much for listening. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.